हाँ तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में लेकर आ चुके हैं फिजिक्स यानी भौतिकी का टॉप वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप सभी इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके हर हाल में याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग याद नहीं करते हैं, बायो का मैं सब्जेक्टिव दिया था वो आप लोग याद ही नहीं किए, जिसके कारण आप लोग जो है बाद में पछताए होंगे, क्योंकि मैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से आपको जो है 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आया, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप सभी भी जो है, अब फिजिक्स की बारी है, फिजिक्स का पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बाकी रही ऑब्जेक्टिव की तैयारी, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं 2 बजे आ रहा हूँ 8 घंटे का क्लास लेकर के, जिसमें आपका लगभग 1400 प्लस क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसमें आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे बायो का हर लेवल का क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपका 41 ऑब्जेक्टिव आया बायो में, उसी तरह से जो है मैं फिजिक्स का दूंगा, उसी तरह से फिजिक्स का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप सभी पूरे क्लास को अच्छे से देखेगा, ठीक है। क्लास को मिस करके नहीं जाइएगा, जो स्टूडेंट क्लास मिस करके जाएगा वो बहुत पछताएगा, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और हर एक क्वेश्चन क्लास में याद कीजिएगा, ठीक है। और 2 बजे लाइव आना ही है आप सभी को, ठीक है। इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं है आपको, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इन सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद कैसे कीजिएगा, एक बार पहले मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा उसको सुन लीजिएगा, फिर दूसरे बार अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। वैसे आपको जल्दी याद होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सिर्फ लगभग नहीं तो 18 घंटा टाइम है मेरे पास फिजिक्स का एग्जाम का, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी जो है अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में आपको जो है वहां पर मैं सब यानी पूरा 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी जो इधर उधर भटक रहे हैं ना, तो वो भी जो है इस चैनल से जुड़े, ताकि उनका भी जो है वो भी जो है जाके एग्जाम में गर्दा गर्दा मचा है, ठीक है, आपके साथ साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मेरे साथ साथ याद कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, देखिए कि कूलाम के नियम की सीमा को लिखे। देखिए जो यानी कूलाम की नियम की सीमा होता है, तो उनका सीमा क्या है उनको लिखना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है, तो आपको उत्तर में सिर्फ ये पहले तो ये लिखना है, ठीक है, पहले उत्तर में ये हेडलाइन देना है, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का आता है ना, तो 2 मार्क्स में 1 मार्क्स का काम करता है ये हेडलाइन, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो आपको जो है मार्क्स काट दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही है कि कूलाम के नियम की सीमा निम्नलिखित है। क्या है कि कूलाम की नियम की सीमा निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है, उसके बाद 1 नंबर देकर के आपको क्या लिखना है कि ये एक प्रायोगिक नियम है। क्या है, ये एक जो है प्रायोगिक नियम है और ये सार्वत्रिक नियम नहीं होता है, ठीक है। कूलाम के नियम की सीमा एक प्रायोगिक नियम होता है, ये सार्वत्रिक नियम नहीं होता है। और कूलाम की नियम जो है यानी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद 4 नंबर है कि ये किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। देखिए जो कूलाम बल होता है, तो वो क्या होता है कि ये किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, ठीक है। और ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इस 4 में से आपको कोई भी याद हो, बस 2 से 3 याद कर लीजिएगा, जाके जो है यानी पॉइंट वाइज आपको लिख देना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए अब दूसरा नंबर की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर आपके स्क्रीन में बहुत शॉर्ट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना लिखिएगा आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, तो आपको उसका उत्तर क्या लिखना है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई वेक्टर से सूचित करते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, उसमें क्या लिखना है कि एकांक धन यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे ही हम लोग जो है ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। और उसका सूत्र लिख दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सूत्र ऐसे लिख दीजिएगा ताकि जो चेक करने वाले होंगे तो वो खुश हो जाएंगे कि यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ लिखने बोले थे, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो है सूत्र भी लिख दिया, इसका एसआई मात्रक भी लिख
दिया, इसका बीमा भी लिख दिया, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी याद करके अच्छे से लिखिएगा। ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू, ठीक है, ये है यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद इसका एसआई मात्रक लिख देना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और इसका बीमीय सूत्र डायमेंशन जो होता है वो mlt पर पावर -3 a पर पावर -1 होता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो याद हो गया आपको, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। अगर याद ना हो तो टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर, विद्युतीय फ्लक्स क्या है और इसका मात्रक लिखें। देखिए इतना शॉर्ट में लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही लिखना है, क्योंकि परीक्षा में आपको क्या बोला जाता है कि सिर्फ अपने भाषा में आप लोग उत्तर दें, ठीक है। तो अपने भाषा में मैं आपको आंसर दिया हूँ, तो इसलिए आप सभी जो है अपने भाषा में ही याद करने की कोशिश करें, ठीक है। ये नहीं कि बुक का छाप के मैं आपको विद्युत फ्लक्स का यानी 10 हेडलाइन दे दिया हूँ और वो आपको याद ही नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में दिया हूँ, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाओं की कुल संख्या को ही हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इतना बस आपको लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट और आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसका मात्रक लिखें, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा क्वेश्चन देखिएगा, इसका मात्रक लिखें तो इसका मात्रक लिख दीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और उसका बीमा भी साथ में लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखने में क्या जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लिख दीजिएगा, याद रहे लिख देना है, ठीक है। बीमा लिख देना है ml3 t पर पावर -3 a पर पावर -1, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बस हम लोग को 2 मार्क्स चाहिए, ठीक है, यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 20 में 20 लाना है हम लोग को सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी अच्छे से देखिएगा। देखिए और जो 5 मार्क्स का 15 रहता है तो वो भी आपको यानी वहाँ पर जो टेलीग्राम में है वहाँ पर 5 मार्क्स का दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो विद्युत फ्लक्स आप लोग को याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई कुल बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। देखिए कितना आसान भाषा में आपको मिलेगा, विद्युत धारा के जो उष्मीय प्रभाव होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो उसका उत्तर क्या लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि जब किसी चालक तार से धारा बहती है तब इलेक्ट्रॉनों के आपसी टक्कर से कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में बदल जाती है, तो उसे ही विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इतना लिखना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद उसका एग्जाम्पल दे देना है, विद्युत बल्ब, आयरन, हीटर और रड और सोल्डर, ठीक है। ये आपको यानी एग्जाम्पल में दे देना है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव क्या होता है कि जब किसी चालक तार से धारा बहती है तब इलेक्ट्रॉनों के यानी आपसी टक्कर से कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में बदल जाती है, तो उसे ही विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोरेंज बल क्या है। ये आपको याद करके जाना है, लोरेंज बल क्या है। तो आपको उसका उत्तर क्या लिखना है कि जब कोई आवेश से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे ही लोरेंज बल कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। लोरेंज बल में आपको क्या याद रखना है कि जब कोई आवेश से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से यानी भी वेग से गति करता है तो उस पर एक बल जो है ना काम करता है, ठीक है, कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोरेंज बल कहते हैं। और उसका सूत्र क्या लिख देना है कि F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर इंटू B वेक्टर, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी यानी दे सकते हैं कि लोरेंज बल का सूत्र क्या होता है, तो ये आप याद रखिएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर हो जाता है QVB, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। इतना आपको लिखना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप इस नंबर में कांटेक्ट करके यानी सब्जेक्टिव PDF ले सकते हैं, आपको तुरंत फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलते हैं 6 नंबर। देखिए अब चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसके मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स तो आपको बता दिए कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स में आपको क्या लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें किसी तल से यानी किसी भी तल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो इसे हम लोग ना फाई से सूचित करते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा और उसका सूत्र लिख दीजिएगा, फाई
ई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कोस थीटा, ठीक है, यानी बी ए कोस थीटा। ये सूत्र लिख दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। सूत्र लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सूत्र इसीलिए लिखिएगा ताकि आपको आज जो चेक करने वाले पेपर होंगे, यानी पेपर को चेक करने वाले होंगे, वो जो है यानी आपका आंसर देख करके खुश हो जाए, ठीक है। और उसका मात्रक क्या लिख देना है, वेबर होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 नंबर। 7 देखिए कि लेंज का नियम क्या है। लेंज का जो नियम होता है वो क्या होता है, ये आपको अच्छे से लिख देना है परीक्षा में जाके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंज का नियम, ठीक है। हर हाल में याद कर लीजिएगा लेंज का नियम, ठीक है। आपको उसका उत्तर क्या लिखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी स्थितियों में विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि ये उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिन कारणों से उत्पन्न होती है, उसे हम लोग लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो सभी स्थितियों में विद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिन कारणों से ये उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ पर यही है कि देखिए जिस प्लेट में खाते हैं उस प्लेट को छेद करना, ठीक है, वो यहीं पर है। लेंज का नियम का क्या है कि विद्युत वाहक बल की दिशा की गाता भी है, यानी उनका जो है खाता भी है और उनका जो है विरोध भी कर देता है, ठीक है। तो वही है लेंज का नियम कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी स्थितियों में विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि ये उन्हीं कारणों का विरोध करती है, यानी उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनसे वो उत्पन्न होती है। देख रहे हैं ना आप लेंज का नियम का कितना ये है, कितना गद्दारी कर रहा है लेंज का नियम। वो उत्पन्न भी उसी से हो रहा है और उसी का विरोध करने लग जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यही अब 8 नंबर। नमन कोण नति कोण किसे कहते हैं। देखिए नमन कोण नति कोण हर हाल में याद करके जाना है। आपको ऐसे भी दे सकता है कि नमन कोण क्या है, या फिर आपको फिर ऐसे भी दे सकता है कि नति कोण क्या है, जिसमें आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोनों दे दिए, नमन कोण नति कोण। तो उस पर आपको आंसर क्या लिखना है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर बनने वाला वह कोण जो चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज के साथ बनता है उसे ही नमन कोण या नति कोण कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका उत्तर ऐसे लिखना है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर बनने वाला वह कोण है, यहाँ पर कोण होगा, ठीक है, यहाँ पर कोण होगा, वह कोण है। देखिए ये तो आपको पता होगा, पृथ्वी के कोई भी स्थान पर बनने वाला वह कोण जो चुंबकीय यामोत्तर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज के साथ बनता है तो उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 9 नंबर। देखिए विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण 100% आप लोग लिख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। और देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट नहीं लिखे हैं जो कि आपको लिखना बहुत जरूरी है। वो पॉइंट है क्या कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। ये गुण प्लीज आप सभी लिख लीजिएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, बस डायरेक्ट उत्तर दे दिए। वो गुण लिख लीजिएगा क्या कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। उसके बाद आपको पॉइंट दे देना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। आपको इतना लिखना है, विद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं होती है वो विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है। अब उसका दूसरा पॉइंट लिख देना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होता है, यानी पॉजिटिव से चार्ज से स्टार्ट होता है और यानी नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होता है। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव में खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालकों से होकर नहीं गुजर सकता है। देखिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है ना वो चालकों से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अचालकों से होकर गुजरता है, यानी चालकों से होकर नहीं गुजर सकता है। उसके बाद अचालकों से होकर गुजरता है। बस ये तो आप लोग लॉजिक लगा करके लगा सकते हैं। आई होप आप सभी का ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुगमन वेग, आपको हर हाल में याद रखना है। उसमें उसका उत्तर कैसे लिखना है, बस इतना शॉर्ट लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जितना मैं दे रहा हूँ उतना लिखना है, ठीक है। उससे बढ़ चढ़ के नहीं लिखना है, ठीक है। वहां पर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जितना दे रहे हैं आपको उतना याद करना है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के औसत एक दिशीय वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के औसत एक दिशीय
प्रकाशीय वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। उसके बाद आप उसका सूत्र लिख दीजिएगा, VD इक्वल टू म्यू नॉट ई इंटू ई, ठीक है। ये आप सूत्र लिख दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये याद कर लिए होंगे। अब उसके बाद नाभिकीय बल के 2 गुण लिखे। देखिए नाभिकीय बल के 2 गुण हर हाल में याद रखना है, ठीक है। मैं आपको 3 गुण बता दूंगा, 3 गुण में तीनों गुण याद रखेगा, 2 गुण लिख करके आ जाइएगा, ठीक है। नाभिकीय बल के 2 गुण निम्नलिखित है। ये पॉइंट हर हाल में लिखना है, बार बार बता रहे हैं। ये पॉइंट आपका 1 मार्क्स का काम करेगा, ठीक है। ये पॉइंट अगर नहीं लिखेंगे और आप अगर आंसर अगर पूरा भी लिखेंगे ना तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी ये पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या होता है, तो ये संरक्षित बल होता है, ये प्रकृति में सबसे मजबूत बल होता है। देखिए जो नाभिकीय बल होता है एक संरक्षित बल होता है और ये प्रकृति में सबसे मजबूत बल होता है, और ये सिर्फ आकर्षण बल होता है। ये जो होता है वो ये है ना एट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। एट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है कौन, नाभिकीय बल, ठीक है। याद हो गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, साइक्लोट्रॉन के उपयोग। हर हाल में साइक्लोट्रॉन के उपयोग याद करके जाइएगा। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में देखने को मिलेगा बायो के तरह। साइक्लोट्रॉन के उपयोग क्या क्या है, निम्नलिखित है, ठीक है। ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसका उपयोग क्या लिखना है कि इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्पन्न करने में किया जाता है। देखिए जो साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिकल के क्षेत्र में जो है क्या यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्पन्न करने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग जो है आयन को जोड़कर, यहाँ पर आयन होगा, ठीक है। इसका उपयोग जो है आयन को जोड़कर ठोस की गुणवत्ता बढ़ाने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग आयन को जोड़कर उनके जो ठोस की गुणवत्ता होता है उसको बढ़ाने में किया जाता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 नंबर, भूतरंगों से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूतरंग, ठीक है। और ये भी आपको बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, शॉर्ट आंसर मिलेगा। वैसी तरंगे जो पृथ्वी के सतही भाग के अनुसरण करके चलती है उसे ही हम लोग भूतरंग संचरण कहते हैं, ठीक है। वैसी तरंगे जो पृथ्वी के सतही भागों का अनुसरण करके चलती हो उसे ही भूतरंग संचरण कहते हैं। इसकी आवृत्ति परास लिख देना है, 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1500 किलो हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। इतना लिखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 14 नंबर, 14 आपके स्क्रीन में, अंतरिक्ष यानी तरंग संचरण से आप क्या समझते हैं। देखिए अंतरिक्ष तरंग संचरण से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेगा, वैसी रेडियो तरंगे जिनकी आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होती है वह तरंगे आयन मंडल से परावर्तित नहीं होती है बल्कि उसे पार कर जाती है, अंतरिक्ष संचरण कहलाता है, ठीक है। ये याद रखना है, वैसी रेडियो तरंगे जिनकी आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होती है वह तरंगे आयन मंडल से परावर्तित नहीं होती है बल्कि उसे पार कर जाती है, अंतरिक्ष यानी तरंग संचरण कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, आयनीकरण ऊर्जा क्या है। आयनीकरण ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, उसका उत्तर आपको क्या लिखना है कि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परमाणु को आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी परमाणु होता है उससे एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर देंगे तो उसमें जो आवश्यक ऊर्जा होता है तो वही परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। याद हो जाएगा आपको बहुत आसान भाषा में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, 16 देखिए, यदि किसी उच्च वोल्टता सप्लाई का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए, क्यों। देखिए कोई जो उच्च वोल्टता होता है उसका जो यानी आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका जो है अधिक होना चाहिए, क्यों अधिक होना चाहिए बताइए। तो आपको उसका उत्तर क्या लिखना है, यदि उच्च वोल्टता यानी अगर उच्च वोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो लघुपथित अवस्था में स्रोत से बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाएगा। देखिए जो उच्च वोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अगर कम हो जाएगा ना तो वो जो लघुपथित अवस्था होता है उसमें स्रोत से बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाएगा, तो यह अत्यधिक धारा सुरक्षित की सभी सीमाओं को पार कर जाएगा, ठीक है। ये अत्यधिक धारा जो होगा ना वो सुरक्षित की जो यानी सुरक्षित होता है यानी जो सिक्योर होता है ना तो वो क्या हो जाता है उसको यानी उसकी सीमाओं को पार कर जाएगी, तो जिससे वोल्टता जो होता है वोल्टता जो होगा वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सेल का यानी सप्लाई का आंतरिक प्रतिरोध जो है आंतरिक यानी अधिक होना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, बोर
के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए जो बोर की अस्थायी कक्षा है तो उससे आप क्या समझते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन बगैर विकिरण उत्सर्जित के मात्र कुछ कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं, इन्हें बोर ने स्थिर कक्षा कहा है और ये कक्षा केंद्र से कुछ निश्चित दूरियों पर होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन के बगैर विकिरण उत्सर्जित के मात्र कुछ कक्षाओं में परिक्रमा अगर कर सकते हैं तो इन्हें बोर ने जो है स्थिर कक्षा कहा है और ये कक्षा केंद्रक से कुछ निश्चित यानी कुछ जो है सर्टेन दूरी पर होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर। बीटा किरणों के दो गुण लिखे। 100% आपको जो है गामा किरणें, एक्स किरणें और बीटा किरणें, ये तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, याद कर लीजिएगा। बीटा किरणों के दो गुण लिखे तो आपको याद रखना है, पहले ये पॉइंट याद रखना है। बीटा किरणों के दो गुण निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला क्या लिखना है पॉइंट कि बीटा जो है यानी बीटा किरणें जो है वो ऋण आवेशित कणों से बना होता है। जो बीटा रे होता है वो यानी नेगेटिव चार्ज से बना होता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद उसका भेदन क्षमता जो है अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है, ठीक है। बीटा किरणों की जो भेदन क्षमता होता है वो अल्फा किरणों की भेदन क्षमता से 100 गुनी अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। सौर सेल से आप क्या समझते हैं? देखिए जो सौर सेल होता है उससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो इसका उत्तर क्या लिखना है कि प्रकाश की ऊर्जा को सीधे फोटोवोल्टिक प्रभाव, देखिए यानी यहाँ पर कि प्रकाश की ऊर्जा को सीधे फोटोवोल्टिक प्रभाव से विद्युत में प्रभावित करने की प्रक्रिया सौर सेल कहलाता है, ठीक है। यानी प्रकाश की जो ऊर्जा होता है उसको सीधे यानी फोटोवोल्टिक प्रभाव में यानी फोटोवोल्टिक प्रभाव से विद्युत में यानी इलेक्ट्रिक में परिवर्तित कर देंगे यानी कन्वर्ट कर देंगे, तो यही प्रक्रिया क्या होगा, सौर सेल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, बाकी 80 क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। नेक्स्ट चलते हैं 20 क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? जब बस जितना मैं दे रहा हूँ, जितना पॉइंट दे रहा हूँ इतना ही आपको लिखना है, पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, वहां पर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। 10-12 लाइन में 2 मार्क्स को लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जितना बता रहे हैं अपने भाषा में लिखना है, ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए जो नेत्र लेंस होता है उसका अगर फोकस दूरी बदल देंगे तो उस बदलने की प्रक्रिया को, उस बदलने की क्षमता को ही नेत्र लेंस की क्षमता यानी समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। याद हो जाएगा, आई होप आप सभी याद कर लिए होंगे अच्छे से, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज का ये 20 यानी VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं तक रहने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और आप सभी टेलीग्राम चैनल से ये सब PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इधर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर मैं PDF दे दिया हूँ लगभग टेलीग्राम में, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इन्हें हर हाल में याद करके जाइएगा, ठीक है। उस समय मुझे जो है दोषी नहीं ठहराइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपको जो है हर एक PDF टेलीग्राम चैनल में दे चुका हूँ, फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री तक A to Z मैं फ्री में दे दिया हूँ, ठीक है। तो आप सभी जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, टोटल 100 सब्जेक्टिव है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जिससे आपको एक भी बाहर नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और 2 बजे का क्लास मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे और हम लोग का टारगेट है फिजिक्स में 90+ करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।